हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की जो है चैप्टर 8 पॉलिटिकल साइंस का देखने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। तो इसके पहले हम कुछ चीज़ें देख चुके हैं, आज हम और आगे की चीज़ों की बात करेंगे। तो उसके पहले ना हम बात कर लेते हैं लोकतंत्र के बारे में। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश कैसा होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में जो है सारी व्यवस्थाएं, यानी कि जो भी योजनाएं आए वो जनता के लिए आए। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कानून का शासन, नागरिक स्वतंत्रताएं, नागरिक अधिकार आदि की गारंटी उपलब्ध कराई जाए। और क्या हो, राजनीतिक सहभागिता के लिए नियम बनाए जाएं। ठीक है, राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा मिले। प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगी तभी तो जनता के लिए जो है अच्छी अच्छी योजनाएं आएंगी, है ना। तो व्यक्तियों और जो है विविध समूहों की व्यवस्था से अर्थपूर्ण भागीदारी होगी। राज्य की संस्थाएं और संरचनाएं राजनीतिक प्रतियोगिता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सारे उद्देश्य है। अब देखिए, आप सभी को पता है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सभी को पता है आप लोगों को, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का। ठीक है, तो भारत में ना लोकतंत्र कब आया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का संविधान लागू हुआ। तो यह संविधान ना विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि चैप्टर का एंड होने वाला है और क्लास 10th की हम पुस्तक को ख़त्म करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बार और आप रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, ये रिकॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, संविधान में ना लोकतंत्र की संपूर्ण व्याख्या की गई है। लोकतंत्र में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सबके जो है क्या क्या कार्य हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब देखिए, भारत जो है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं। इसीलिए तो जो है विविधताओं का देश कहा जाता है। विविधता में भी एकता है हमारे देश में। तो इसके साथ ही ना यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती आई है। अब आप ये देख लीजिए कि आज़ादी पाने के आज 75 साल बाद भी सामाजिक और आर्थिक प्रगति कर रहा है हमारा भारत। भारत जो है कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है, आप सभी को पता है। और अब जो है ना दुनिया के सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी ये आता है। तो इन 75 सालों में ना भारत ने विश्व समुदाय के बीच एक आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी देश के रूप में अपनी जगह बनाई है। तो आइए थोड़ा बात कर लेते हैं लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में, क्योंकि हमें जब तक चुनौतियाँ क्या होती है कि चुनौतियों का ना लोगों को पसंद करना चाहिए, क्योंकि जब तक चुनौती नहीं होती है ना। जैसे आप ही देख लीजिए, एक क्लास में आप पढ़ते हो, आपका कोई कॉम्पिटिटर ना हो तब तक थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। कॉम्पिटिटर होता है तो कंपटीशन करने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हम इस पर्सन को बीट कर सकते हैं, हमारे अंदर ये क्षमता है। और वही चीज़ इंप्लीमेंट होती है लोकतंत्र में। तो चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, अलग अलग तरह की चुनौतियाँ। अब देखिए, अब जबकि आपने इन सभी चुनौतियों को लिख डाला है, तो आइए इन्हें कुछ बड़ी श्रेणियों में डालें। देखिए, नीचे कुछ जो है लोकतांत्रिक राजनीति को कुछ दायरों के खानों में रखा गया है। पिछले खंड में एक या एक से अधिक देशों ने आपने जो है चुनौतियाँ, पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं कि चुनौतियों का लक्ष्य क्या था। ठीक है, कुछ कार्टूनों के माध्यम से भी हमने देखा है। अब नीचे के खाने में ना हम ये देखेंगे क्या क्या चुनौती हो सकती है, और इसके अलावा भारत से भी इन खानों में दिए जाने वाले एक एक उदाहरण दर्ज करें। अब देखिए, संवैधानिक बनावट, मतलब कुल मिला के दारोमदार ये है कि लोकतंत्र में ऐसी संवैधानिक बनावट हो, संस्थाओं का कामकाज ऐसा हो, चुनाव ऐसा हो जिससे सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए कारगर हो, जनता के लिए फायदेमंद हो। चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। संस्थाओं का कामकाज और नियोजन जो है वो जनताओं के लिए होना चाहिए, ताकि गरीबी मिटे, ठीक है, भुखमरी हटे, रोजगार मिले लोगों को, लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग लोग कर सके। लोकतांत्रिक अधिकार का मतलब क्या? जनता के अधिकार। संवैधानिक बनावट ऐसे हो कि लोगों की पहुंच जो है कानून तक हो, संविधान के बारे में सभी लोगों को जान पहचान हो, जो है संघवाद, विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, ये सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसके मतलब क्या है। पिछले वीडियोस को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, विविधता को समेटना, आप सभी को पता है कि पूर्व के राज्य में चले जाइए तो
अलग संस्कृति के लोग मिलेंगे। दक्षिण के राज्यों में जाइए तो अलग संस्कृति के लोग मिलेंगे, उत्तर साइड जाइए तो अलग, और पश्चिम साइड जाइए तो अलग। तो एक लोकतंत्र देश में ना इन सारी विविधताओं को समेटना, यानी कि विविधताओं में भी एकता जो है संचित करने का लक्ष्य है लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, राजनीतिक संगठन को जो है जन कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, आइए इन श्रेणियों का नया वर्गीकरण करें। अब इस बार इसके लिए हम उन मानकों को आधार बनाएंगे जिनकी चर्चा अध्याय के पहले हिस्से में हुई है। तो इन श्रेणियों के लिए कम से कम एक उदाहरण भारत से भी खोजें। तो सबसे पहला है आधार तैयार करने की चुनौती। अब देखिए, इसको बता दूं मैं, दुनिया के जिन देशों में ना अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है ना, तो इन इलाकों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ जाने और लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए जरूरी बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है। अब देखिए, इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ना गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु और कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौती है। दूसरी क्या है? विस्तार की चुनौती। देखिए, अब जो है अधिकांश स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं ना, उनके सामने विस्तार की चुनौती है। कैसे? इसमें ना लोकतांत्रिक शासन जो है बुनियादी सिद्धांतों को सभी इलाकों, सभी सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना शामिल है। अब भाई, जो भी योजनाएं आएंगी, जो भी नीतियां आएंगी, उसे हर जगह लागू करने की भी तो चुनौती शामिल है ना। तो स्थानीय अधिकारों को अधिक जो है अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यकों समूहों के जो है उचित भागीदारी सुनिश्चित करना, ऐसी ही चुनौतियों का मतलब है ये। तो इसका ये भी मतलब है ना कि कम से कम चीज़ें ही लोकतांत्रिक नियंत्रण के बाहर रहनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगली बात है लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौती। ये तीसरी और सबसे बड़ी मजबूत चुनौती है कि लोकतंत्र को मजबूत करना। और वो कैसे होगा? देखिए, हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने ना किसी प्रकार से जो है चुनौती रहती ही है। तो इसमें ना लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहारों को मजबूत बनाना शामिल है। अब ये काम जो है इस तरीके से होना चाहिए ना कि लोग जो है लोकतंत्र से जुड़ी अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकें। लेकिन अलग अलग समाजों में ना आम आदमी की लोकतंत्र में अलग अलग तरीके की अपेक्षाएं होती हैं। देखिए, गरीब इंसान सोचेगा कि हमें जो है ऐसा रोजगार मिल जाए कि हम अपने परिवार का भरण पोषण करें। वहीं थोड़ा मध्यम वर्ग एक फैमिली का होगा कि ऐसा होगा कि हम थोड़ा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा। वहीं अमीर व्यक्ति होगा तो उसकी कुछ अलग अपेक्षाएं होंगी। तो अपेक्षाओं को कभी मारा नहीं जा सकता, लेकिन लोकतंत्र से ना विभिन्न आदमियों की विभिन्न प्रकार की अपेक्षाएं हैं। यदि हम संक्षेप में कहें तो इसका मतलब ये है कि संस्थाओं की कार्य पद्धति को सुधारना और मजबूत करना होता है। क्यों? क्योंकि लोगों की भागीदारी और नियंत्रण में ना वृद्धि हो, और इसके लिए फैसला लेने की प्रक्रिया पर अमीर और प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण और प्रभाव को कम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ है। अब देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि आइए अब सिर्फ भारत के बारे में विचार करें और समकालीन भारत के लोकतंत्र के सामने मौजूद चुनौतियों पर गौर करें। अब देखिए, इसमें ये बताना है कि लोकतंत्र की चुनौती बताना है और जो है प्राथमिकता के आधार पर। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है ना, देखिए क्या है कि लोकतंत्र का विस्तार करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सभी लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था जो है चुनौती है कि जो प्रशासन व्यवस्था हो वो भ्रष्ट ना हो, पारदर्शिता हो उसमें। ठीक है, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती है, जैसे कि देखिए सेना का नियंत्रण जो है वो समाप्त करने की चुनौती। और क्या है? समस्याओं से छुटकारा पाने की चुनौती। और सबसे बड़ी बात कि आर्थिक असमानता को दूर करने की चुनौती। ठीक है, जब आर्थिक असमानता दूर होगी ना तभी तो बेरोजगारी घटेगी और जो है गरीब लोग जो है थोड़ा सा कमाने लग जाएंगे, उनका आर्थिक स्तर अच्छा होगा तो वो बच्चों को अपनी अच्छी एजुकेशन भी दे पाएंगे। तो ये सारी चुनौती है भारत के रेफरेंस में। अब बात कर लेते हैं राजनीतिक सुधारों पर विचार। देखिए, इनमें से ना प्रत्येक चुनौती के साथ सुधार की भी संभावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब भाई देखिए, जहां चुनौती है वहां सुधार की संभावनाएं हैं। तो जैसा कि पहले कहा गया है ना कि हम चुनौतियों की चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनका समाधान जो है पाना संभव लगता है। तो लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। तो यहाँ हम वांछित
राजनीतिक सुधारों की सूची नहीं देने जा रहे। वांछित राजनीतिक सूची का मतलब कि जो हम वांछित, जो हम पसंद करते हो राजनीतिक सुधारों में, तो ये देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई सूची अंतिम रूप से बनाई ही नहीं गई है भाई। और अगर सभी देशों की चुनौतियां ना एक जैसी नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि राजनीतिक सुधारों के लिए ना हर कोई एक ही फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब आप देखिए कि हम अपने देश को ले लेते हैं और वहीं पे आप ले लीजिए ब्रिटेन को। तो क्या ब्रिटेन की जो है राजनीतिक सुधारों की चुनौती वही होगी जो हमारे भारत में होगी? क्या हमारे भारत की तरह ब्रिटेन में जो है ऐसे गरीब और बेरोजगार लोग हैं? नहीं है। जैसे हमारे देश में गरीबी और बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है, तो उस प्रकार ब्रिटेन में तो वो चुनौती होगी नहीं ना, ये चीज़ है। तो इस प्रकार राजनीतिक सुधारों के लिए ना हर जगह एक ही फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते आप। तो हम जो है कार का मॉडल जाने बगैर उसकी गड़बड़ी ठीक करने का उपाय नहीं बता सकते हैं। और वही चीज़ लागू होती है लोकतंत्र में कि वह कहाँ से ख़राब है और वह जो है जगह कहाँ उपकरण लगेंगे, उसका मॉडल क्या है, यह सब जानकर ही तो उसकी मरम्मत का तरीका सुझाया जाता है ना, ये चीज़ है। पर क्या हम जो है आज के संदर्भ में अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम एक सूची बना सकते हैं? तो हम राष्ट्रीय स्तर के सुधार के कुछ प्रस्ताव बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सुधार की असली चुनौती राष्ट्रीय स्तर पर ना हो। कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब राज्य या स्थानीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं। देखिए, फिर यह सूची ना कुछ समय बाद बेकार भी हो सकती है। सूची बनाने की जगह ना आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देशों के बारे में चर्चा करते हैं, जिन्हें भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढते समय अपने जहन में रखा जा सकता है। देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका यह है कि कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है कि हम कानून बनाकर राजनीति को सुधार सकते हैं, बहुत लुभावना लगता है। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि नए कानून सारी अवांछित चीज़ें खत्म कर देंगे, ये सोच लेना भले ही सुखद हो, लेकिन लालच पर लगाम लगाना बेहतर है। अब देखिए, निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सावधानी से बनाए गए कानून जो है ना गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या कि जब जो है अगर सुधारों के मामले जो है कानूनी रूप ले लेंगे, तो लोग जो है सावधानी पूर्वक राजनीतिक आचरण करेंगे और अच्छे कामकाज को बढ़ावा मिलेगा। पर ये जो है विधिक संवैधानिक बदलावों को ला देने भर से लोकतंत्र की चुनौतियों का हल नहीं किया जा सकता है। ये तो वही बात हुई क्रिकेट के नियमों की तरह, ठीक है। LBW के नियम में बदलाव से बल्लेबाजों द्वारा अपनाए जाने वाले बल्लेबाजी के नकारात्मक दांवपेच को कम किया जा सकता है, पर यह कोई भी नहीं सोच सकता कि सिर्फ नियमों के बदलाव कर देने भर से ना क्रिकेट का खेल नहीं सुधर जाएगा, ठीक है। यह काम तो मुख्यतः खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है, प्रशिक्षकों पे, क्रिकेट प्रशासकों पे, है ना। तो इस प्रकार ना राजनीतिक सुधारों का काम भी मुख्यतः राजनीतिक कार्यकर्ता, दल, आंदोलन और राजनीति जो है राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों द्वारा ही हो सकता है। अब आप ये देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए जाएं, लेकिन जब आप ये देख लीजिए कि जब जनता, राजनीतिक दल, है ना, और कार्यकर्ता जब इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे तो कैसे सुधार आएगा? तो ये चीज़ कही जा रही है। अब देखिए, अगली बात ये कही जा रही है कि कानूनी बदलाव करते समय जो है इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा ना कि राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हर चीज़ के निगेटिव और पॉजिटिव पहली सोच के करने पड़ते हैं कानूनी बदलाव, तो कई बार ना परिणाम जो होते हैं एकदम उल्टे आते हैं। अब देखिए, अभी हमारे यहाँ CAA कानून आया, बिल आया, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दूँ CAA के बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसे हिंदी में कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत करंट डेटा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। नागरिकता संशोधन कानून देश भर में ना, अब जैसे मैंने बताया कि नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है, उल्टे निकलते हैं, तो यही चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ कि CAA जब कानून आया ना तो देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था इसके विरोध में। और इसके विरोध में ना 19 दिसंबर 2019 को यूपी की राजधानी लखनऊ में लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूपी की ही क्या बात करूँ, पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन हो गया, ठीक है। तो धारा 144 भी लागू कर दी गई। तो ये बता दी मैं आपको कि नागरिकता कानून को ना भारतीय संसद ने, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसे जो है भारतीय संसद में 11 दिसंबर 2019
19 को पारित किया गया। ध्यान रखेंगे ये बिल कब पारित हुआ है? 11 दिसंबर 2019 को, जिसमें 125 जो है मत पक्ष में और 105 मत जो है वो विरुद्ध थे। तो राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 12 दिसंबर, ध्यान रखेंगे 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी गई। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मोदी सरकार और उनके समर्थक जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं और वहीं विपक्ष जो है मुस्लिम संगठन द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो देखिए सीए पारित हुआ ना, तो इसके साथ ही उत्तर पूर्व, वेस्ट बंगाल और नई दिल्ली सहित ना पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। छात्र नेता और साथ में कुछ अन्य लोग भी जिन पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं, देश भर में उपद्रवियों ने हंगामा कर दिया। अब थोड़ा जान लीजिए सीए है क्या, क्या चीज आई है, क्या विरोध क्यों हो रहा था, ये भी तो आपको पता होनी चाहिए ना कि सीएए में है क्या ऐसी चीज जिससे जो है विरोध हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ ना, अल्पसंख्यकों यानी कि गैर मुस्लिम, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, अल्पसंख्यकों यानी कि गैर मुस्लिम के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलना, ठीक है। इस कानून से ना भारत के किसी भी धर्म के शख्स की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ठीक है। ये कानून सिर्फ कहाँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले शोषित लोगों को, ध्यान रखेंगे शोषित लोगों को भारत की नागरिकता हासिल करने की राह आसान करता है। तो भारत में मुस्लिमों और किसी भी धर्म के समुदाय के लोगों की नागरिकता को इस कानून से खतरा नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मेरा बताने का सिर्फ मोटिव ये था कि अब देखिए अब ये बिल आया तो क्या हुआ, इसका परिणाम बिल्कुल उल्टा निकला। लोग विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आप ये खुद देख लीजिए कि विभिन्न देशों के लोग आएंगे, अपने देश में ही सबके जो है खाने के लिए नहीं है अन्न, और जो है आमदनी, बेरोजगारी फैली हुई है और बाहर से भी ये चीज़ बुला रहे हैं लोगों को। तो इस चीज़ से ना भारी विद्रोह चल रहा था। अब देखिए जैसे कई राज्यों ने ना 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। अभी भी इस पे चर्चा चल रही है। रिसेंट में यूपी में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो फिर से ये मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है, ठीक है। तो इसके चलते ना अनेक गरीब लोग और महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हुए, जबकि ऐसा करने के पीछे ये मंशा नहीं थी। आमतौर पर किसी चीज़ की मनाही करने वाले कानून जो है राजनीति में ज़्यादा सफल नहीं होते। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र शासन है तो लोगों की विचारधाराएं भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यकर्ता को अच्छे काम करने के लिए बढ़ावा देने वाले या फिर लाभ पहुंचाने वाले कानूनों को सफल होने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे बढ़िया कानून कौन है? सबसे बढ़िया कानून वो है ना जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं। अब देखिए जैसे सूचना का अधिकार जो कि 2005 में आया, ये कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के जो है रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। आपको किसी भी मामले में डाउट हो तो आप सूचना के अधिकार डाल दीजिए, आरटीआई डाल दीजिए, आपको जो है उसका आंसर प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कानून जो है ना क्यों बनाया गया, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि भ्रष्टाचार रोका जा सके, ठीक है। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और कठोर दंड आयत करने वाले मौजूदा कानूनों की मदद करता है। अगली चीज क्या है? देखिए लोकतंत्र सुधार तो मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं ना। अब कौन करता है? अब देखिए हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं एमपी एमएलएज लोग हैं, तो वहाँ पे सुधार तो ये लोग राजनीतिक दल ही करते हैं ना। तो राजनीतिक सुधारों पर ना जोर मुख्यतः लोकतांत्रिक कामकाज को ज़्यादा मजबूत बनाने पर होना चाहिए। जैसा कि आपने राजनीतिक दलों वाले अध्याय में पढ़ा था, हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है इसके बारे में राजनीतिक दल वाले चैप्टर में। तो ऐसे सभी सुधारों में ना मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि इससे आम नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं होता है, ठीक है। अगली चर्चा करते हैं राजनीतिक सुधार के ना किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ ना ये भी सोच होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा, ठीक है। ये चीज़ अब ये मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ हो, ठीक है। पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन, मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। अब आइए इन सामान्य दिशा निर्देशों को ध्यान में रखें और लोकतंत्र की कुछ उन चुनौतियों पर गौर करें जिनमें कुछ सुधारों की गुंजाइश है। तो चलिए सुधार के कुछ ठोस प्रस्ताव बनाते हैं।
अब देखिए यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ दी गई हैं, इनके लिए राजनीतिक सुधारों की ज़रूरत है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं ये भी देख लेते हैं, और जो है किस प्रकार सुधारा जा सकता है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टरों की अनुपस्थिति। चुनौती क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया और पाया कि ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थ अधिकतर डॉक्टर अनुपस्थित थे। वे शहरों में रहते थे, निजी प्रैक्टिस करते थे और महीने में सिर्फ 1 या 2 बार अपनी नियुक्ति वाली जगह पर घूम आते थे। तो गांव वालों को साधारण रोगों के इलाज के लिए भी शहर जाना होता था और प्राइवेट डॉक्टरों को मोटी फीस देनी होती थी। अब सुधार के प्रस्ताव क्या क्या हैं? देखिए, सरकार को डॉक्टरों के लिए नियुक्ति वाली जगह पर रहना अनिवार्य कर देना चाहिए, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए। ठीक है, ये प्रस्ताव है सुधार के लिए। डॉक्टरों की उपस्थिति की जांच के लिए जिला प्रशासन और पुलिस को अचानक छापा करना चाहिए। तीसरा सुझाव देखिए, ग्राम पंचायत को डॉक्टर के कामकाज की वार्षिक रिपोर्ट लिखने का अधिकार होना चाहिए और इस रिपोर्ट को पंचायत में रखा जाना चाहिए। और इस जैसी समस्याओं के समाधान उत्तर प्रदेश में कई टुकड़ों में बांटना है, जिससे प्रशासन कुशलता से चल सके। अब देखिए क्या है ना, कि डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है, डॉक्टर शहर में रहते हैं, निजी प्रैक्टिस करते हैं, और लेकिन गांव वालों को उसको जो है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब वो तो हायर हुए हैं गांव के स्वास्थ्य केंद्र के लिए ना, लेकिन यही चीज़ जो है सुधार के प्रस्ताव है। अब इन जैसी समस्याओं के समाधान से क्या होता है कि ये जो है उत्तर प्रदेश कई टुकड़ों में बांटना है और प्रशासन ताकि कुशलता से चल सके। अगली चुनौती देखिए, राजनीतिक दलों का चंदा। अब देखिए चुनौती क्या है, लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति जो है औसतन 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। ठीक है, यह डर जो है व्यक्त कर रहा था कि अब चुनाव लड़ना सिर्फ अमीरों का ही समर्थन करने जो है रखने वालों के लिए संभव है। तो अधिकतर राजनीतिक दल ना बड़े व्यवसायिक घरानों के चंदे पर निर्भर हैं। तो आशंका इस बात की है कि राजनीति में पैसों की यह बढ़ती हुई भूमिका गरीबों के खिलाफ जाएगी और अपने लोकतंत्र में जो थोड़ी बहुत आवाज़ वो उठा पाते हैं थे उससे वे वंचित हो जाएंगे। अब देखिए सुधार के प्रस्ताव क्या हैं। तो प्रत्येक राजनीतिक दल के वित्तीय लेखा जोखा की सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए और इसका लेखा जो है सरकारी ऑडिटरों से करवाया जाना चाहिए। अगली बात क्या है, सुधार के प्रस्ताव क्या है कि चुनाव का खर्च जो है ना सरकार को उठाना चाहिए और पार्टियों को चुनावी खर्च के लिए सरकार कुछ रकम दे। ठीक है, और जो है नागरिकों को भी दलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चंदा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और ऐसे चंदों पर आय कर में छूट मिलनी चाहिए। तो ये तो चुनौती है और इसके लिए ये चीज़ों की सुझाव है। लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं? मुझे तो अभी इन दोनों में सुधार नहीं दिख रहा है। राजनीतिक दलों में वही आ रहा है जिसके पास पैसा है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि राजनीति में सबसे छोटा लेवल में प्रधान के चुनाव की बात करूं तो प्रधान के चुनाव में जो है कई लाखों जो है रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके है जो वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, तो और उससे MP MLAs की तो बात ही अलग है, इनके बारे में तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो गरीब लोगों की पहुँच से आज भी दूर है और ऐसे सुझाव का जो प्रस्ताव दिया गया है इसे अगर माना जाएगा तो शायद जो है मध्यम वर्गीय या फिर गरीब वर्ग की जो फैमिली है वो शायद राजनीति में आने का सोच सके। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं इस पार्ट को। अगले पार्ट में हम देखेंगे राजनीति को सुधारना, किस प्रकार सुधारा जा सकता है राजनीति को। कुछ मैं अपने तथ्य भी रखूँगी, कुछ चैप्टर के तथ्य रखूँगी और जो है अगले पार्ट में ये 10th क्लास की जो है NCERT पॉलिटिकल साइंस की समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात हम 11th क्लास की पढ़ेंगे। गाइस देखिए मैं जो है एक टाइम लिमिटेशन बना रही हूँ। मैं जो है अब हर रोज़ दिन में 10 बजे वीडियो डाल दिया करूँगी। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर विजिट करके नई वीडियो देख सकते हैं और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें। थैंक यू वेरी मच।